नौशेरा सुंदरबनी में क्या खेला हुआ घर पर? चलिए, नौशेरा का एक बड़े मजहबी रहनुमा, सब जानते हैं, मेरी मियाँ अल्ताफ साहब के साथ बहुत बड़ी दोस्ती है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं। जैसे एक परिवार के बड़े होते हैं घर में, मुझे मोहतरम मियाँ अल्ताफ। इतना मोटा सीवी होने के बावजूद राज्यसभा में भी कुर्सियां खाली हैं और जम्मू कश्मीर में भी 5 लोगों को नॉमिनेट होना है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आप पहले तो आपके क्षेत्र में क्या खेला हो गया था? खेला के बारे में आपसे सवाल न पूछ सके कभी भी। उस वक्त 2024 में अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट हमने लड़ी होती तो जीती। जब भारतीय जनता पार्टी की घोर आलोचना करने वाले लोग एक व्यक्ति की प्रशंसा करें और उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए ये कहें कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें आज भी जब कोई मिलता है तो अध्यक्ष ही कहकर मिलता है, रविंदर रैना ने अपनी पार्टी और अपने आप को लोगों के बीच में कैसे इंट्रोड्यूस किया है कि ठीक उड़ी से एक आदमी पूछता है कि अध्यक्ष कहाँ है। पुंछ के दूर दराज इलाकों में लोग पूछते हैं बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना है ना, तो उनको बताना पड़ता है नहीं तब्दील हुए, अब सत शर्मा है। मेरे साथ हैं स्वागत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्यक्ष की कुर्सी से जब से हटे हैं तो हटने के बाद आपको शायद यूँ लगा होगा कि आपको पता नहीं, हो सकता है लोग कम आ जाएं। लोग बढ़े हैं या घटे हैं? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं और एक पार्टी के वर्कर के नाते जो जिम्मेवारियां होती हैं वो बदलती रहती हैं। पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के तौर पर कार्य, और फिर लगभग 7 साल के करीब प्रदेश अध्यक्ष जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वो पार्टी की जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर काम करते हैं। जिम्मेवारियां बदलती हैं, काम वही है। 7 साल हो गए, 7 साल तक अब अध्यक्ष रहे और 7 साल तक पत्रकारों का तांता भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर लगता रहा, लेकिन अचानक वो सारी चीज़ें जो लुप्त हो गई हैं। अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से कामकाज करने लगी जैसे पहले करती थी। एक आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कभी कभी अध्यक्ष से मुलाकात होती है। भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क होता है, सब मिलकर, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, सब मिलजुल कर काम करते हैं। एक टीम होती है, ठीक है। टीम का एक कमांडर होता है जो टीम को लीड करता है। बाकी जो पार्टी की परफॉर्मेंस होती है, जो पार्टी का कार्य होता है, वो सब मिलजुल कर करते हैं, एकजुट होकर करते हैं, एक परिवार के नाते करते हैं। ठीक। रही बात मीडिया की और गहमा गहमी की, तो अब चूंकि मुझे बहुत मीडिया फ्रेंडली माना जाता रहा है। मैं बचपन से ही बड़ी छोटी उम्र में BBC लंदन रेडियो पर सुनता था और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, नमानिगार, उनके साथ बातचीत करने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता था। तो स्वाभाविक है, एक टेस्ट होता है, एक अपना। अब महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया टीम के कैप्टन बने तो उनका काम करने का तरीका अलग था। ठीक। और जब सौरव गांगुली थे, राहुल द्रविड़ साहब थे, या रोहित शर्मा बने तो अलग है। सचिन थे, अजहरुद्दीन साहब थे, रोहित जी थे, विराट कोहली थे। काम वही है कि टीम को जिताना है, मैच जीतने हैं, वर्ल्ड कप जीत के लाना है। अंदाज अलग हो सकता है, लक्ष्य सबका एक है। असेंबली में लोग आपको बड़ा मिस करते हैं। वो कहते हैं कि ज़बरदस्त घमासान वाली असेंबली थी 2014 से लेकर 2018 तक, और उसके बाद अब असेंबली के बाहर हैं और अब वहाँ मिस किया जाता है ज़बरदस्त आपको। कई लोग कहते हैं जब रविंदर रैना यहाँ थे तो माहौल ही कुछ अलग था। चलिए, वक्त वक्त की बात होती है, कुछ चीज़ें मुकद्दर में, किस्मत में होती हैं और जिसके मुकद्दर में जो होता है वही ऊपर वाला जिसके मुकद्दर में जो लिखता है उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, उससे कम भी नहीं होता।
बाकी असेंबली का दौर जो 2014 में जब हम आए थे तो बड़ा गर्मजोशी वाला अंदाज होता था। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ, आज भी बड़े अच्छे लोग चुनकर असेंबली में आए हैं। आज भी बहुत काबिल तरीन लोग हैं जो असेंबली में हैं। मैंने डिबेट्स असेंबली की सुनी हैं, लाइव टेलीकास्ट होता है। आप भी एक बड़े तर्जुमाकार हो और आपके एनालिसिस भी हम सुनते रहते हैं। अच्छे लोग हैं, आज की डेट में जो जीत के एमएलए बने हैं अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या खेला हो गया था? खेला के बारे में आपसे सवाल न पूछ सके कभी भी कि क्या खेला हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा कि आपका बिल्कुल राजौरी पुंछ में चारों तरफ और अनंतनाग में भी लोग बात कर रहे थे कि अगर मेंबर पार्लियामेंट के लिए आप चुनाव लड़ेंगे तो, और ये भी सुनने में आया था कि बड़े धार्मिक धर्मगुरु ने ये तक कह दिया था कि मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके मुकाबले में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक तो उसमें सच कितना, और दूसरा ये कि उसके बाद ये आखिरकार खेला हुआ क्या? देखिए, जहाँ तक अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की बात है, मैं आज भी पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर यह बात कहता हूँ, उस ज़माने में मैंने बहुत काम किया था पूरे जम्मू कश्मीर में। ठीक। और बहुत ज़्यादा फोकस अनंतनाग राजौरी पुंछ में मैंने किया था। राजौरी पुंछ चूँकि मेरा पूरा ये पीर पंजाल का क्षेत्र मेरा घर है, वहाँ पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख तमाम लोग, वो सब एक परिवार के जैसे हैं मुझे। और वहीं जब मैंने कश्मीर में भी काम करना शुरू किया तो कश्मीर के लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी अगर कोई मेरा ट्वीट या फेसबुक पोस्ट आता है, अब देखो कश्मीर के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छाई से, बिना कोई इश्तियाल अंगेजी के काम करता हूं। और मेरा मिशन है गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों की खिदमत करना। मेरा मिशन है बेसहारा लोगों की खिदमत करना। फिर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो फर्क नहीं पड़ता है तो हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। ये बात ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि खेला क्या हो गया। और जब मैं कश्मीर में भी जाता था, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता था। ठीक। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि अगर वो उस वक्त 2024 में अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट हमने लड़ी होती तो जीती होती। आपने जिक्र किया, एक बड़े मजहबी रहनुमा, सब जानते हैं मेरी मियाँ अल्ताफ साहब के साथ बहुत बड़ी दोस्ती है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, जैसे एक परिवार के बड़े होते हैं घर में, मुझे मोहतरम मियाँ अल्ताफ साहब वैसे हैं। यकीन मानिए, उनकी दुआएं और उनकी ब्लेसिंग्स भी, चूँकि हम पीरो मुर्शिद हैं, वो पीर हैं, हम पीरों के मुरीद हैं, तो ज़रूर उनकी दुआएं भी और दवाएं भी आपके साथ होती, अपने मुरीदों के लिए होती है। ठीक। जो बड़े लोग होते हैं, जो असली पीर होते हैं, वो इन अपने पराई के चक्कर में नहीं होते हैं, वो फ़कीर लोग होते हैं। मियाँ साहब एक फ़कीर आदमी हैं। ठीक। तो खैर, ये वक्त की बातें होती हैं। तो फिर ये नौशेरा सुंदरबनी में क्या खेला हुआ घर पर? चलिए, नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब 2014 में हमने चुनाव लड़ा और जीता, तो मैंने 10,000 से ज़्यादा लीड से 2014 में इलेक्शन जीता था। उस वक्त नौशेरा सुंदरबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। ठीक। सब जानते हैं जो सुंदरबनी बेल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि जनसंघ प्रजा परिषद का भी गढ़ रहा है। ठीक। प्रजा परिषद का आंदोलन वहां हुआ है। ठीक। तो 36,000 वोट डिलिमिटेशन में जो सुंदरबनी का था, ये कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में आया। और नौशेरा में कुछ एरिया पुराने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का, नारियां, चिंगस, रानी बडेतर,
अंदरूट, डगानी, बगला, कुछ 8 पंचायतें वहाँ से जुड़ी। और साथ में मुझे समय बहुत कम मिला। जिस रोज़ मुझे कहा गया कि आपने वहाँ से चुनाव लड़ना है, उस दिन मैं किश्तवाड़ में था। तो पार्टी का फैसला था और मैं पार्टी का सिपाही हूँ। 28,000 वोट हमने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2024 में लिया, और अगर 2014 के कंपैरिजन करोगे तो मैंने 11,000 वोट ज़्यादा लिया है 2024 में नौशहरा में। ठीक। लेकिन चूंकि बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, डिलिमिटेशन यकीनन एक बड़ा फैक्टर रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर था डिलिमिटेशन। और भी फैक्टर थे, चूंकि मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, मुझे पूरे जम्मू कश्मीर देखना था और मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, कोई गिला है? 29 सीटें जीती। कोई गिला है हारने को? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था तो 2024 के असेंबली इलेक्शन में 29 सीटें बीजेपी ने, रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की जीत हुई। हाईएस्ट एवर 29 बीजेपी के एमएलए जीत के आए। 2024 में पार्लियामेंट की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों की दोनों जीती। तीसरी पर लड़ते यकीनन जीतते। डीडीसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। कश्मीर में कमल का फूल डीडीसी के चुनावों में खिला। 3 डीडीसी बीजेपी के मैंडेट पर जीत के आए। 12 म्युनिसिपल कमेटी ऐसी थी जहां बीजेपी की सरकार बनी, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बीडीसी हमने जीते। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के 9 कॉरपोरेटर्स जीते। लद्दाख की एमपी सीट जामयांग साहब ने 2019 में जीती। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमने बनाई। लगभग 7 बड़े चुनाव ठीक मेरे पार्टी अध्यक्ष के दौर में हुए और सातों के सातों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने शानदार अंदाज में जीते। मुझे खुशी है कि एक बड़ा रिजल्ट पार्टी लेकिन इस दौर में रहा, और इसमें खाली क्रेडिट मैं ये कहूं कि मुझे जाता है नहीं, जाहिर सी बात है पूरी सारी पार्टी को, संगठन को, पार्टी के पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की मेहनत थी। लेकिन चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था, पार्टी प्रेसिडेंट था। तो मुझे ये बताइए कि इतना मोटा सीवी होने के बावजूद राज्यसभा में भी कुर्सियां खाली हैं और जम्मू कश्मीर में भी 5 लोगों को नॉमिनेट होना है, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आप एलिजिबल भी हैं। नहीं, मैं नॉमिनेशन एमएलए बन के असेंबली में मैं नहीं जाना। तो राज्यसभा तो जाना चाहिए। चलिए, अब राज्यसभा में चूंकि श्रीमान सत्य शर्मा साहब का ऐलान हो गया है, नहीं वो बन चुके हैं, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एकमात्र ऐसे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं में से हैं जिनकी छवि अक्रॉस जम्मू कश्मीर, कि आप घाटी में बात करें तो आपको लेकर लोगों के बीच मन में और आपको लेकर विचार अलग है। आप राजौरी पुंछ बात करें, कुपवाड़ा में बात करें, टंगधार में बात करें, बारामूला उड़ी में बात करें, आप किसी बहुत दूर दराज इलाके में चले जाएं तो आपकी छवि बिल्कुल अलग है बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले में। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है, ये एक सीवी है, इतना काफ़ी है? कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब जब 2014 में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी साहब ने नारा दे दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार है। ठीक। उस 140 करोड़ में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध, जैन, सब गांव, शहर, पहाड़, मैदान, सब लोग आते हैं। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब का काम हमने देखा है, और इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके साथ भी हमने उनके कार्यकाल को, उनके पीरियड को भी, उनके सियासी सफ़र को भी बड़ी
नज़दीकी से हमने देखा है। तो हम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारे बड़े लीडर्स, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा, सोर्स ऑफ जो इंस्पायरेशन है, उन्होंने जो काम किया है। इसलिए वादी कश्मीर का आपने जिक्र किया। वादी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं। कश्मीरी दिल से हिंदुस्तानी हैं। कश्मीरियों ने 35-40 साल पाकिस्तान की बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड खाए। शायद ही कोई ऐसा कश्मीरियों का, कश्मीर का घर होगा जिसको आतंकवाद ने, दहशतगर्दी ने जख्म ना दिया हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी मुसलमान हों। बहुत जुल्म और सितम कश्मीरियों ने सहा, लेकिन झंडा कश्मीरियों ने बुलंद रखा है। दोस्ती कायम है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ? बड़ा ज़बरदस्त आलोचना हुई है आपकी उसको लेकर के। देखिए, आप तो कहते हैं उमर अब्दुल्ला मेरे दोस्त हैं, फारूक अब्दुल्ला मेरे दोस्त हैं, आप कैसा ऐसे कह सकते हैं? आलोचना के बावजूद दोस्ती कायम है? देखिए, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। ठीक, नहीं, दोस्ती कायम है। सियासत में पर्सनली किसी के साथ रंजिश थोड़ी होती है। ठीक, पॉलिटिक्स में आपका आइडियोलॉजी, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका मैनिफेस्टो, आपका एजेंडा अलग हो सकता है। सियासत में हम कोई एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी होते हैं। ठीक है, कि बंदूकें निकालेंगे और एक दूसरे पर बंदूकें थोड़ी चलाई जाती हैं। दोस्ती कायम है। तो दोस्ती तो रहनी चाहिए, दोस्ती में क्या बुराई है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अभी हमला हुआ, एक रिजॉर्ट में वो गए थे और अचानक शादी के बीच में एक आदमी आता है और उनकी कनपट्टी भी जो है बंदूक तान देता है, और उसके बाद ज़बरदस्त गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं। तो उसके बाद कोई आपकी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ हुई? देखिए, मैंने फ़ोन किया था और मैंने ही क्या, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने फ़ोन पर बात की है। मैंने कहा, सियासत में आपके नज़रिए में, आपकी सोच विचारधारा में पॉलिटिकल ओपिनियंस में डिफरेंस हो सकता है। ठीक, दुश्मनी नहीं होती है। अगर उन पर किसी ने गोली चलाई या गोली चलाने की कोशिश की तो ये हम सब के लिए एक फिक्र की बात थी, बड़ी एक किसी मैटर ऑफ वेरी सीरियसनेस। और आपने देखा, होम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, बाकी तमाम लोगों ने भी बात की। इस सारे मामले की इंक्वायरी चल रही है। 7 बड़े सीनियर ऑफिसर्स को इंगेज किया गया है। मामला सामने आएगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सलामत हैं, अच्छे हैं। जैसे आपने कहा ऊपर वाले का शुक्र है वो सलामत है, वहीं पर आपके ऊपर ये आरोप भी लगते हैं, सरकार के मंत्री आरोप लगाते हैं, कहते हैं जी कि रविंदर रैना आज भी सत्ता के बाहर होने के बावजूद इतने ताकतवर हैं कि कभी एसीबी की रेड हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें साजिशें मेरे खिलाफ जो वही कर रहे हैं। चलो, ये आपने खुद ही कहा है कि ये सियासी इल्ज़ाम तराशी है, चलती रहती है सियासत में। बाकी मेरा काम है गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, ज़ईफ़ हूँ, बेसहारा लोगों की मदद करना। मैं लोगों का मददगार हूँ, खिदमतदार हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का हर एक पल गरीब लोगों की खिदमत में गुजरे। लेकिन वो आप पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं बहुत बड़े, बहुत अमीर आदमी है, मल्टी मिलियनर आदमी है। चलो जनाब, हाँ, दिल के अमीर आदमी हैं हम, दिल के अमीर आदमी हैं। दौलत, जायदाद, पैसे अगर देखोगे तो हम फकर फकीर आदमी हैं। उसमें आप जो मैंने हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दिया है, किसी को अगर उस पर आपत्ति है या किसी को उसमें ऑब्जेक्शन है, तो चूंकि मैंने वो इलेक्शन कमीशन को दिया है तो कोई उसको चैलेंज कर सकता है। कोर्ट है, अदालतें हैं, कानून है। लेकिन दिल के हम अमीर हैं। और राज कपूर साहब का वो गीत कि माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। इसीलिए तो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, तमाम लोग हैं। ठीक, तमाम। मैंने देखा कि
अध्यक्ष पद पर भी और उसके बाद भी आपने कभी भी कटु शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं किया। आपको लेकर शब्दावली का प्रयोग किया गया या आपके परिवार को लेकर कुछ कहा गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने अभी तक मेरी नज़रों के सामने से आपका कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं गुजरा जिसमें आपने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया हो, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, गंभीर आरोप लगाए हों। अभी तक मेरी नज़रों के सामने से कोई वीडियो नहीं गुजरी। देखिए, मैं सियासत में जब आया तो मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, चूँकि मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं इंसानी हकूक़ों के लिए, मानवाधिकारों के लिए बहुत लड़ा। मैंने लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानियां बड़े नज़दीक से देखी है। मैंने लोगों के घरों में के आंगन में गोलियों से लथपथ लाशें बिखरी हुई देखी है आंखों से। इसलिए मेरा मिशन है लोगों की सेवा करना, खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, बेसहारा लोगों की मदद करना मेरा मिशन है। दूसरा, इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा कब इंसान की जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, तो इसलिए किसी से नफरत क्यों करना, ठीक, किसी से दुश्मनी क्यों रखनी। और मैंने पहले कहा, सियासत का मतलब दुश्मनी नहीं होती है, जाति झगड़ा नहीं है, नहीं है। सियासत में आपकी वैचारिक मुद्दों पर दूसरी जमात से इख्तलाफात हो सकते हैं, ठीक, दुश्मनी नहीं होती है। अब इसलिए मैं कभी, मेरी जुबान से आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सुना होगा, और इसीलिए बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे गलत बोला होगा। ज़्यादातर लोग, चाहे जिस भी जमात के होंगे, आप भी बहुत पुराने सहाफ़ी हो, बड़े नामी गिनामी जर्नलिस्ट, जम्मू कश्मीर की जब सहाफ़ियों की बात होती है तो जनाब का भी जिक्र बड़ी अदब से लिया जाता है। आप पूरे जम्मू कश्मीर को कवर करते हो, शायद ही कोई नेता हो जो कोई ऐसी बात करता हो। अच्छा, मुझे राणा साहब ये बताइए, रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना चल रहा है। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को मुसलमानों का बड़ा खैरखा कहता रहा है और यही चीज़ घाटी में बेचता रहा है घाटी के लोगों को, भाई आपके खैरखा हम ही हैं। लेकिन इस रमज़ान मुबारक के मुतबरक महीने में दो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं, पाकिस्तान खामोश रहता है, और उल्टा पाकिस्तान इसी रमज़ान मुबारक के मुतबरक महीने में अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करता है। और कल तो उन्होंने क्या कहते हैं, तबाही ही कर दी। उन्होंने हस्पताल के ऊपर हमला करके वहाँ पर कई बीमारों को जो अस्पताल में एडमिट थे उन्हें मार दिया। तो अब इसके बाद आप कहाँ देखते हैं, हमारे देश की जिम्मेदारी आपको लगता है क्या बनती है, और जो ये पाकिस्तान ने किया है ये पाकिस्तान के कौन से चेहरे को एक्सपोज करता है? पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के एक हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक तो माह रमज़ान का महीना है, और दूसरा शब कदर की रात, जिस रात हमारे मुसलमान भाई बहन इबादत करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं, और बड़ी पाक रात इसको माना जाता है। उस रात पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, और वो भी एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला, और उसमें 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। ये बहुत गलत काम पाकिस्तान ने किया है। मैं कहूँगा गुनाह किया है, पाप किया है पाकिस्तान ने। हॉस्पिटल के ऊपर तो तब भी हमला नहीं होता जब जंग छिड़ी होती है, जब दो मुल्क आपस में उनकी जंग अगर कहीं चलती है तो जंग के दौरान भी हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक नहीं होता है, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर काबुल में एक हॉस्पिटल, जहां रिहैबिलिटेशन सेंटर था, उस
रिहेबिलिटेशन सेंटर, उस हॉस्पिटल को काबुल में निशाना बनाकर जो बेगुनाह अफगान लोगों की जान ली है, ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा पाकिस्तान भुगतेगा। और इस पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लामिक स्टेट मानता है, जो कि अपने आप को मुसलमानों का अलंबरदार मानता है पाकिस्तान, उसी ने ही माह रमज़ान और बिलखुसूसन शब कदर की रात को जो अफ़गानिस्तान के पठानों को, मुसलमानों को मारा है, पाकिस्तान के इस गुनाहों को कभी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। और इस पाकिस्तान ने हमारे कश्मीरियों को, कश्मीर को तबाह बर्बाद किया, कभी जिहाद के नाम पर, कभी आज़ादी के नाम पर। 30-40 साल जो खूनी खेल पाकिस्तान ने कश्मीर में खेला, शायद ही कोई ऐसा कश्मीरियों का घर होगा, कश्मीरी पंडितों को वहाँ मारा गया, उनको निकाला गया, और उसके बाद कश्मीर के मुसलमानों का भी शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसको तबाहकुन ज़ख्म पाकिस्तान के बंदूक वालों ने ना दिए हों। एक तरफ तो वो अपने आप को मुसलमानों का अलंबरदार कहता है और दूसरा मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल यही पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। आपने बड़े खुले दिल से इनकी तमाम बातें सुनी हैं और इस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात कही कि मेरा मकसद लोक सेवा है और मैं लोक सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, और जब मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मेरा झगड़ा किसी के साथ नहीं है, इसीलिए कोई क्या कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से वही शब्द निकालता हूँ जिससे मेरा वैचारिक मतभेद लोगों को पता चले, ये न लगे कि मैं अपनी कोई ज़ाती लड़ाई या अपनी कोई ज़ाती झगड़ा उसको उभारने की कोशिश कर रहा हूँ।